स्वागत है आपका आज के इस एक और वीडियो में। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉबराइनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली प्रयास किया था कि तत्वों को हम क्या कर सकें, अरेंज कर सकें समूहों में, ताकि उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ को बार बार अलग से स्टडी करने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़े। तो उन्होंने त्रिक बनाए थे और वो 3 से ज़्यादा त्रिक बना नहीं पाए थे, और उनके वक्त तक कितने एलिमेंट्स हमको पता थे? 33 एलिमेंट्स के बारे में हमको पता था। अब डॉबराइनर के त्रिकों की कमियां, हमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, नियम बता दो, उदाहरण बता दो, कमियां बता दो, बस इससे ज़्यादा हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसकी कमियां देखो, बुक में नहीं बता रखी होती हमें यूजुअली, तो उस वक्त तक ज्ञात सभी त्रिकों को, सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया सका। 33 से केवल 3 बनाए थे, बाकी के 26 तत्व जो थे उनको कुछ बता ही नहीं पाए, बोले यार है जो है, मैं नहीं कर सकता कुछ। और दूसरी कमी थी इनकी कि सभी ग्रुप त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते। देखो पहले तो आप समझो ग्रुप क्या है, या समूह जिसको हिंदी में बोल रहे हैं हम, वो क्या है। पीरियोडिक टेबल जो है ना, जो भी हम अभी पढ़ेंगे आगे, तो उनमें जो खड़ा स्तंभ है ना, उसी को हमने बोला है ग्रुप या समूह। तो असल में पीरियोडिक टेबल में हमें ये जो समूह मिल रहे हैं ना, जो त्रिक भी अभी नई वाली में भी, वो भी ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो सारे जो खड़े समूह है ना, वो त्रिक के नियम का पालन नहीं कर रहे। कोई कर रहा है एक आध, सारे नहीं कर रहे। और उसका उदाहरण क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप। अब यहाँ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, कल एक चीज़ मेरे को बतानी थी, मैंने गड़बड़ बता दी थोड़ी सी आपको, कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप था ना, जो हमने त्रिक लिखे थे कल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे को बताना था आपको, जो कि पालन नहीं करता इस नियम को। अगर आप इसके जो नाइट्रोजन और आर्सेनिक का द्रव्यमान लेकर के उसका एवरेज लोगे, याद आ रहा होगा अगर आपको, कल चौथा वाला उदाहरण था ये, तो उसका जो एवरेज है वो फास्फोरस के द्रव्यमान के बराबर नहीं आता है। तो ये एक वो उदाहरण है जो कि नहीं पालन करता त्रिक के नियम का। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं जो त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते। तो फेल हो गया बेचारे का आइडिया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अगला जो सिद्धांत होगा ना, उसमें हो सकता है कि डॉबराइनर की जो कमी थी वो पूरी हो जाए। फिर इस सिद्धांत की कुछ कमी देखेंगे, फिर इसके अगला जो सिद्धांत देखेंगे तो उसमें इसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो नए नए वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करते जाते हैं, वो पुरानी कमियों को कम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये कमी थी, अच्छा इसको कैसे दूर करें, ऐसा कोई झगड़े वाली बात नहीं। तो न्यूलैंड एक और वैज्ञानिक आए, और ये आए दोस्तों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया 1866 में दिया, 66 में, और डॉबराइनर ने दिया था 1817 में। आप इमेजिन करके देखो, लगभग 49-50 सालों तक और ऐसा कोई इतनी बड़ी रिसर्च नहीं हुई। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैं ही कर देता, मैं होता तो मैं ही कर देता। तो देखो न्यूलैंड कह रहा है अपने को कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखना फिर समझना, यहाँ पे आधार क्या है इनके वर्गीकरण का, डॉबराइनर का भी आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। और वही न्यूलैंड के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आप क्या करो, जितने भी तत्व मिले थे, अब देखो 50 साल का गैप पड़ गया, तब तक थे 33, अब हो गए थे 56 एलिमेंट्स। 56 पता चल चुके थे हमको, क्योंकि तत्व देखो यार बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उनको इतना सूक्ष्म तक स्तर तक देख पाना, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल काम हुआ होगा, है ना। तो इतने तत्व और ज्यादा मिल गए। फिर अब इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में कि सबको क्या करो, आप बढ़ते हुए जो इनका परमाणु द्रव्यमान है उसमें व्यवस्थित करो। ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है, ये समझने की कोशिश करना है। जैसे आपने क्या किया, यूं रख दिया लाइन से उनको, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगला जो 8वां होगा ना, वो पहले के सेम होगा। फिर आपने रखा 9 10 11 12 13 14 15, तो जो 16 होगा ना, वो उसके पुराने वाले के समान होगा। ऐसे ही करके 8वां, हर बार जो अगला 8वां आएगा वो पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म रखेगा। तो इनने कहा यार पैटर्न मिल गया ना अपने को, झगड़ा ही खत्म करो, इस पैटर्न में जमा दो जितने भी तत्व हैं, बात खत्म। वो सारे के सारे जो समूह मिलेंगे हमको, वो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, फिर वो भले रासायनिक गुणधर्म हो या फिर वो भले ही उनके भौतिक गुणधर्म हो, दोनों सेम है, बात खत्म। ऐसा करके तो खुश हो गए। और न्यूलैंड ने क्या कहा, इसकी जो तुलना है ना, वो संगीत के अष्टक से कर दी, और इसीलिए इस सिद्धांत को अष्टक कहा गया। देखो अष्टक क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, है ना। अब अंग्रेजों ने जो संगीत अपना रखा है,
तो वो लिया हमारे सारेगामा पधा नी सा से ही है, लेकिन वो लोग ऐसे गाते हैं डो रे मी फा लाटी ऐसा कुछ करके। तो आप सारेगामा से समझो, सारेगामा पधा नी हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वहां सप्तक होता है, 7 ही सुर का एक सप्तक लेते हैं। और जबकि जो अंग्रेज हैं विदेश में, वो लोग जो म्यूजिक में ऑक्टेव लेते हैं वो 8 सुर लेते हैं। मतलब सारेगामा पधा नी सा जो अगला आ रहा है ना उसको भी ले लेते हैं उसी में। समझे इस बात को? तो अगला जो सा आ रहा है वो पिछले वाले सा के जैसा ही है ना। तो इन्होंने कहा यार ये तो नियम वहीं फिट बैठ रहा है एकदम। बोले भगवान ने प्रकृति बनाई है तो संगीत भी उन्होंने बनाया, तो तत्व भी उन्होंने बनाया, मिलना चाहिए सब कुछ। तो उन्होंने मिलाने की कोशिश की और ऐसा अपना सिद्धांत दे दिया। अब यहाँ पे एक बात है बहुत इंटरेस्टिंग, वो देखो आपको स्क्रीन पे ये जो न्यूलैंड के अष्टक का एक अंश हमें किताबों में दिखा रखा है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे पहले वाले समूह में हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन साथ रखा हुआ है। अभी सारे तत्व तो नहीं, लेकिन आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना वो एक जैसे होते हैं, दोनों ही अधातु है और दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन मांगने जाते हैं। सेम इन्हीं के साथ ब्रोमीन के साथ में भी है। दूसरा वाला आप ध्यान से देखो, यहां आपको देखने को मिलेगा समूह में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब ये आप याद करो, यही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम त्रिक में भी था डॉबराइनर के, और वो जो तीनों तत्व हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये तो खुश हो गया होगा कि यार मजा ही आ गया इसको, है ना। अब उसके बाद तीसरे में भी अगर आप देखोगे ना तो बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिंक, ये भी सारे के सारे कैसे हैं, आपस में समान तत्व हैं। तो इसकी बात सफल हो रही है। अब एक चीज जो यहां समझने वाली है कि अष्टक का सिद्धांत और कैसे लग रहा है, आप उसको समझो। तो दोस्तों एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अष्टक के सिद्धांत की वो ये है कि आपको सा से जब शुरू करेंगे पहले स्वर से, तो जो 8वां स्वर होगा वो ऐसा ही होगा। मैं बजा रहा हूं और बोल रहा हूं, काउंटिंग आप कीजिएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 8वां स्वर सेम हो गया। लेकिन जो दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि आप सिर्फ इससे नहीं, आप जो चाहे बटन ले लो, जो 8वां स्वर होगा ना स्वरों के नियम के हिसाब से वो सेम ही मिलेगा आपको। तो आप देखो कैसे, मान लीजिए कि ना मैं यहां से ले रहा हूं, तो ये सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए वापस वहीं पर जाकर के मिल रहा है। तो यहां पर भी हारमोनियम के या उस कीबोर्ड के बोर्ड की तरह ही आप जो पहला सुर है ना या जो पहला तत्व है वो कोई सा भी ले सकते हो। यदि जैसे मान लीजिए अगर हम लिथियम को 1 नंबर का तत्व माने तो दूसरा होगा बेरिलियम, तीसरा होगा बोरोन, चौथा होगा कार्बन, 5वां होगा नाइट्रोजन और छठा होगा ऑक्सीजन, 7वां होगा फ्लोरीन और 8वां होगा सोडियम, जो कि लिथियम के समान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर आप किसी को भी दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8वां जो आएगा वो उसके जैसा ही होगा। ये न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब उसके बाद है ना अष्टक के सिद्धांत की कमियों की बातें करनी है अपने को। तो पहली कमी इनके सिद्धांत की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो रहा था। उसके बाद अगर तत्व उनका द्रव्यमान ज्यादा है, ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं हो रहा था। वो कैसे, अभी देखेंगे। न्यूलैंड ने यह कल्पना की थी कि इस संसार में केवल 56 ही तत्व हैं तथा भविष्य में और कोई तत्व नहीं मिलेगा। ये उनकी सबसे बड़ी, मुझे लगता है पर्सनली, की कमी रही है इस मॉडल की। देखिए असफलता तो कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं ये सारे जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो बस उन्होंने एक कल्पना कर दी कि यार और नहीं मिलेंगे, तो यहाँ थोड़ी उन्होंने गड़बड़ कर दी। लेकिन बाद में बहुत सारे तत्व मिले और वो जो बाद के तत्व मिले वो अष्टक के सिद्धांत में फिट नहीं बैठते। तो इसलिए फिर ये बहुत बड़ी कमी थी। हालांकि अगर वो नहीं बोलते ना तो अच्छा रहता कि यार मिलेंगे मिलेंगे देखेंगे जबकि तब। तीसरी कमी इनकी है हमारे पास, न्यूलैंड ने क्या किया, समंजन हेतु अपनी सारणी में एक ही डब्बे में 2-2 तत्व रख दिए। अब ये बड़ा झगड़ा कर दिया उन्होंने। आप इसमें देखो सारणी में कि कोबाल्ट और जो निकल है ना, ये क्या है, धातु हैं। जैसे लोहा धातु है, जिंक हमारी धातु है, कोबाल्ट भी धातु है, निकल भी धातु है। इनको एक तो क्या किया उसने, एक ही डब्बे में 2 को रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि उनको लगा कि यार आगे वाला तत्व तो फिर ग्रुप में सेट बैठ रहा है ना, एकाध अगर गड़बड़ हो जाती है पूरे जमाने में, मान लो 56 तत्वों को, तो एकाध को बोल देंगे कि अपवाद है, एक्सेप्शन है, होता ही है ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार किया फिर उन्होंने, और एक डब्बे में 2 को तो रख दिया। और क्यों रखा? ताकि अगला वाला तत्व तो अपने समूह से सेम बिहेवियर करे ना।
जैसे कोबाल्ट और निकल को आप देखो, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रख दिया, अब क्लोरीन फ्लोरीन अधातु, कोबाल्ट निकल धातु, भैया कहाँ साथ में रख रहे हो यार इनको आप, हैं। फिर उसके बाद आप देखो, ऐसा करने के पीछे हो सकता है कारण ये है कि उनको लगा होगा कि यार जो कॉपर है Cu वो तो पोटेशियम सोडियम से मेल खा ही रहा है ना। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप इसमें देखोगे स्क्रीन पर कि आयरन धातु है और कोबाल्ट निकल भी धातु है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ये बात हजम नहीं हुई ना। फिर तीनों धातु, लेकिन कोबाल्ट निकल को पहले समूह में रख रखा है और आयरन को आखिरी वाले समूह में रख रखा है। तो यार ये भी पची नहीं बात, ये दोनों बातें यहाँ लिखी हुई है। फिर हाइड्रोजन की जो स्थिति थी ना वो समझा नहीं पाए। देखो हाइड्रोजन क्या है, एक ऐसा तत्व रहा है, इसको बोलते हैं आवारा तत्व, ऐसा बोला है इसको साइंस में, कि यार इसकी जगह का समझ ही नहीं आता कि यार इसको कहाँ रखें। ये मैं धीरे धीरे आपको समय आने पर बताऊंगा। तो यहाँ पर भी वही था कि हाइड्रोजन की जो स्थिति थी ना वो क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ उनको आप क्यों रख रहे हो, ये रासायनिक दृष्टि से बता नहीं पाया कि यार भाई हमको लग रहा है यार केमिकली इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ भी हो सकती है, तो आप उसको यहाँ क्यों रख रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। आखिरी जो कमी है नोबल गैस। तो देखो आप पीरियोडिक टेबल देखो सामने स्क्रीन पे, ये पीरियोडिक टेबल में जो सबसे आखिरी वाला जो ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, तो ये जो सारे तत्व है ना ये गैस हैं। और गैसें भी कौन सी हैं, ये नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब क्या है कि इनको ना किसी से कोई लेना है ना किसी को कुछ देना है, उदासीन एकदम बैठे शोर है, बोला कोई मतलब ही नहीं हमको दुनियादारी से। बाकी क्या होता है, धातु अधातु होते हैं ना वो जुड़ने की करते हैं। धातु बोलता है ले 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 मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अधातु बोलता है मेरे को दे दो मेरे को दे दो, ऐसा चलता रहता है उनके बीच में, अलग अलग बंद वगैरह बनते रहता है। लेकिन ये जो नोबल गैस है ना ये कहते हैं भाड़ में जाओ तुम, हमको कोई मतलब नहीं किसी से। आगे चर्चा करेंगे इस पे भी। तो ये जो नोबल गैस है ये उस वक्त मिली नहीं थी। अब देखो जो कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो उसका मिलना भी मुश्किल है ना भाई। पढ़ाई है, कोई अपराध कर ले तो चोर और पकड़ा जाएगा, कोई बहुत अच्छा रैंक लेकर आके आ जाए, फेमस हो जाए तो भी वो दिखने में आ जाएगा लोगों को, लेकिन जो कुछ कर ही नहीं रहा तो वो कैसे फेमस होगा। तो ये तत्व भी हैं प्रकृति में, लेकिन किसी से जुड़ते ही नहीं, किसी को टूटते नहीं, कुछ करते ही नहीं, तो मिले नहीं थे उस वक्त। तो जैसे ही ये तत्व मिले ना सारे के सारे, गड़बड़ हो गई। अब देखो आप वापस से एक बार न्यूलैंड का जो अष्टक का सारणी है उसमें देखो, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है लिथियम। ये नोटिस करना है आपको, यहाँ हीलियम नहीं है, हमने याद किया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ हीलियम है ही नहीं। अगर मान लो हीलियम होता और हीलियम को यहाँ आप डाल देते सेकंड नंबर के पहले, तो क्या हो जाता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये पूरा इसका लॉ यहीं टूट जाता, बिखर जाता पूरा का पूरा, क्योंकि फिर लिथियम और सोडियम 8वें नंबर के हिसाब से तो फॉलो हो ही नहीं पाते। समझ रहे हो इस बात को? या उसके बाद अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम लिखा हुआ है, सीधे नियॉन की बात नहीं हुई। नियॉन भी क्या है दोस्तों, एक नोबल गैस है। तो अगर नियॉन को भी उठा करके आप यहां फिट करते तो फिर इसका लॉ खराब हो जाता। तो क्या कह रहे हैं हम कि नोबल गैसों की खोज के बाद क्या हुआ कि अष्टक का सिद्धांत जो है ना वो अप्रासंगिक हो गया यार, और चूड़ा में बढ़वा दो बयान, अब कोई मतलब नहीं है इसका। और यही चीज जो पहले वाली मैंने आपको कही, आप देखोगे कि कैल्शियम तक तो प्रॉपरली बढ़िया इसका काम मक्खन चल रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद के जो तत्व है ना वहां पर फिर दो को एक साथ रख रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी मैच कर नहीं रही है। तो ये पूरी की पूरी एक अष्टक के सिद्धांत की कहानी रही। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है आप उसको समझने की कोशिश करना, ये जो है ना दोस्तों ये कहलाता है आवर्त नियम, या कहलाता है पीरियोडिक लॉ। ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ की बात की, या आवर्त नियम की। आवर्त का मतलब क्या है, वापस आ जाए। भाई इसने बोला यार आप अलग अलग को ढूंढो मत, आप तो क्या करो एक सीक्वेंस में जमा दो, अपने आप जो सेम आया उसको नीचे खड़ा कर देना टिड़म करके, सिंपल। तो ये इनकी जो पीरियोडिक टेबल है या जो इनका सिद्धांत है उसका बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा इतिहास में कि यार आवर्त नियम, पीरियोडिक नियम की सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति है हमारे पास न्यूलैंड। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आई है बात, और वो छोटी सी गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। लाइक कमेंट शेयर आपके सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, और अब यथासंभव हो सकता है तो मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे और वीडियोज़ में। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे लिखें, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं और वीडियोज़ बनाने की।